नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज वो तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर रहती है हम सभी की नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों की करेंगे हम बात, जानेंगे ताजा अपडेट अपने संवाददाताओं से। सबसे पहले करेंगे उन 3 प्रमुख खबरों का रुख। तो सबसे पहली और प्रमुख खबर देश की राजधानी दिल्ली से, जहां पर अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ लगातार अभियान चल रहा है। उनको गिरफ्तार करके डिपोर्ट किया जा रहा है और अब एक बार फिर से कई अवैध बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया है। कहां से ये गिरफ्तारी हुई है अवैध बांग्लादेशियों की और कितने अवैध बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया है, बताएंगे विस्तार से आपको इस खबर के बारे में। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है वो है सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश से जुड़ी। जी हां, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आदेश आया है उससे अब लापरवाह ड्राइवर जो है वो जरूर सावधान हो जाइए। आखिर ये सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया है रोड एक्सीडेंट को लेकर के और इंश्योरेंस कंपनियों को लेकर, बताएंगे इस खबर के बारे में विस्तार से आपको। लेकिन इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर वो भी आपको बता दें। आपको वहां पर माली में 3 भारतीयों को अगवा किया गया है माली में, और इसको लेकर भारत की तरफ से तत्काल कार्रवाई की मांग भी की गई है। कहां से ये अगवा किया गया है, अपहरण किया गया है और साथ ही किस संगठन ने इस अपहरण की जिम्मेदारी ली है, बताएंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज पंच की। राजधानी दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। लगातार अवैध अप्रवासियों को गिरफ्तार कर उन्हें डिपोर्ट करने की प्रक्रिया जारी है। बीते कुछ महीनों की बात करें तो दिल्ली के अलग अलग इलाकों से हजारों अवैध बांग्लादेशियों को बांग्लादेश डिपोर्ट किया गया और इसी क्रम में साउथ डिस्ट्रिक्ट की AATS टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से रह रहे 18 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया, जिसमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। अभी तक कितने बांग्लादेशियों को किया गया है डिपोर्ट, जानेंगे अपने संवाददाता से और साथ ही आपको बताएंगे कि कैसे इनकी पहचान होती है। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं अवैध रूप से रह रहे विदेशी बांग्लादेशी के खिलाफ चल रहा ये अभियान। तो दिल्ली में एक बार फिर से ये बड़ी कार्रवाई और हौज खास में एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड की तरफ से छापेमारी की गई थी, जिसमें 18 नागरिकों को पकड़ा गया है। 18 नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है जो कि अवैध रूप से भारत में रह रहे थे। और साथ ही आपको बता दें कि इन 18 में 5 पुरुष हैं, 7 महिलाएं हैं और 6 बच्चे भी इसमें शामिल हैं। तो इन सबको फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है और अब उन्हें डिपोर्ट करने की जो पूरी प्रक्रिया है, जो पूरा प्रोसेस है, वो भी अब शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही एडिशनल DCP सुमित झा की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर जानकारी दी गई, इस प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि पिछले 6 वर्षों से बिना दस्तावेज के ये सभी लोग दिल्ली में रह रहे थे, बिना किसी की नजर में आए छोटे मोटे कामकाज करते थे जिससे कि उनका पालन पोषण चल सके। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि ये लोग कहाँ रहते थे। बताया गया कि पंचशील फ्लाईओवर इलाके की झुग्गियों में ये सभी लोग रहते थे। कबाड़ बीनने का काम और दिहाड़ी मजदूरी करके अपनी आजीविका चला रहे थे, लेकिन किसी को पिछले 6 साल में कानो कान इसकी खबर नहीं। इसके साथ ही साउथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने अभी तक की अगर हम बात करें तो 63 अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है, उन्हें डिपोर्ट किया गया है। इसके साथ ही अवैध बांग्लादेशियों को वापस भेजने का आखिर नियम क्या है, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि विदेशी अधिनियम के तहत केंद्र सरकार के पास में कई सारी शक्तियां हैं और इन शक्तियों के जरिए ही जो अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं विदेशी नागरिक, उनको डिपोर्ट किया जाता है। विदेशी नागरिकों को हिरासत में लेकर निर्वासित करने की ताकत केंद्र सरकार के पास है। पासपोर्ट अधिनियम के तहत किसी भी विदेशी को भारत से बाहर भेजा जा सकता है अगर वो नियमों के आधार पर भारत में नहीं रह रहा है, यानी कि बिना पासपोर्ट और वीजा के अगर भारत में वो प्रवेश करता है तो उसे बाहर निकालने का आदेश केंद्र सरकार की तरफ से दिया जा सकता है। इसके साथ ही संविधान के अनुच्छेद 358(1) के तहत सभी राज्य सरकारों के पास में भी इस तरीके का ये अधिकार है कि अगर कोई भी विदेशी नागरिक अवैध रूप से रह रहा है तो उसे बाहर किया जा सकता है। अवैध विदेशियों की राष्ट्रीयता सत्यापित होने तक निर्वासन का इंतजार उन सभी को करना पड़ता है और राष्ट्रीयता जैसे ही उनकी स्थापित अगर नहीं होती है तब तक उन्हें डिटेंशन सेंटर में रहना पड़ता है और जैसे ही उनकी राष्ट्रीयता स्थापित हो जाती है उन्हें उनके देश के लिए डिपोर्ट कर दिया जाता है। आखिर कब कब और कितने अवैध प्रवासी पकड़े गए हैं, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। साल 2017 की सबसे पहले आपको बता रहे हैं, जहां पश्चिम बंगाल में 992, असम से 11 अवैध प्रवासी को पकड़ा गया,
मेघालय से 47, मिजोरम से 3 और त्रिपुरा से 122, यानी कि कुल मिलाकर 2017 में 1175 अवैध अप्रवासी पकड़े गए थे। साल 2018 की बात करते हैं, पश्चिम बंगाल से 900, असम से 11, मेघालय की जब हम बात करें तो 39, मिजोरम से 3, त्रिपुरा से 165, यानी कुल 2018 में 1118 अवैध अप्रवासी पकड़े गए। 2019 की बात करें तो पश्चिम बंगाल से सबसे ज्यादा 1167, असम से 8, मेघालय से 43, मिजोरम से 7, त्रिपुरा से 126, यानी कि कुल 1351 अप्रवासियों को पकड़ा गया। और उसके बाद अगले साल 27 जनवरी साल 2020 तक का आंकड़ा हमारे पास है, जिसमें पश्चिम बंगाल से 74, असम से 1 भी नहीं, मेघालय से सिर्फ 1, मिजोरम से 1 भी नहीं, त्रिपुरा से 8, यानी कि कुल 83 अवैध अप्रवासी पकड़े गए थे। तो कुल मिलाकर ये अभी तक का डाटा जो कि जारी किया गया है, लेकिन इसके साथ ही अवैध अप्रवासियों को डिपोर्ट करने की जो पूरी प्रक्रिया है, एक बात उस पर भी वो भी आपको बता देते हैं कि क्या कुछ उनकी पूरी प्रक्रिया रहती है। सबसे पहले उनकी पहचान होती है और पहचान करने के बाद में उनको गिरफ्तार किया जाता है। पहचान किया जाता है जो लोग अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं, उनके पास पासपोर्ट नहीं है, वीज़ा नहीं है अवैध रूप से, और उनको गिरफ्तार करके पकड़ा जाता है। और उसके बाद में इसके साथ ही तो ये पूरी प्रक्रिया, और सबसे पहले उनको पकड़ा जाता है और पुलिस हिरासत में लेती है, जांच की जाती है, विदेशी नागरिक ने नियमों का उल्लंघन किया है या नहीं किया है, FRRO जो है वो उसकी जांच करता है। निर्वासन आदेश दिए जाते हैं, अगर जरूरत है तो FRRO की तरफ से ये आदेश दिए जाते हैं निर्वासन के, और उसके बाद विदेशी नागरिक को उसके देश वापस भेजने की पूरी व्यवस्था FRRO की तरफ से की जाती है। लेकिन इसके साथ ही बाद की निगरानी भी की जाती है कि अगर दोबारा उस व्यक्ति को पकड़ा जाता है तो गंभीर धाराओं में उस पर केस दर्ज होता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मुकेश इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। मुकेश, क्या कुछ ताजा अपडेट है, क्योंकि अभी लेटेस्ट अगर हम देखें तो 18 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा गया है और अब उनको डिपोर्ट करने की प्रक्रिया की जा रही है। बिल्कुल, जिस तरह से कृतिका देखिए, एक नया फ्रेश फिगर आया जिसमें साउथ डिस्ट्रिक्ट ने 18 अभी इन्होंने अरेस्ट किया और उनको डिपोर्ट कर रहे हैं। इससे 2 दिन पहले नॉर्थ वेस्ट ने 7 लोगों को पकड़ा, और जिस बात की हम चर्चा इस बुलेटिन में कर रहे थे कि ये एक बार डिपोर्ट होने के बाद दोबारा कोशिश करते हैं भारत आने की। 15 मार्च को ऐसे ही एक महिला बांग्लादेशी को इन्होंने रिपोर्ट किया था और वो 30 जून को वापस हिंदुस्तान आ गई थी। यानी उसने जिस तरह से एक पूरा प्लान अडॉप्ट किया, अपने आप को पागल घोषित किया और वहां पर नाटक करती हुई वो पहले उसने अपना बॉर्डर क्रॉस किया, फिर हिंदुस्तान में आई और वहां से फिर वो कुछ दिन बाद गायब होके दिल्ली पहुंच जाती है। लेकिन पुलिस की नजर अब इन पर ज्यादा लगी हुई है, क्योंकि वो किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है। जैसे वो दिल्ली पहुंचती है, फिर दिल्ली पुलिस उसको फिर से अरेस्ट कर लेती है और डिपोर्ट कर देती है। तो ऐसे में ये जो फिगर है ये लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको कुछ आंकड़े बताऊं, आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट ने 150 से ज्यादा लोगों को पकड़ा है, और अगर देखें तो आउटर डिस्ट्रिक्ट में 300 साढ़े 300 का आंकड़ा आ गया है, साउथ डिस्ट्रिक्ट में 150 का आंकड़ा आ गया है। तो ये आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और जो पिछले फिगर थे 1000 से ज्यादा इनके जो फिगर है वो हो चुके हैं, और लगातार कालिंदी को शाहदरा तमाम इलाकों में कृतिका इन पर नजर है और इनके डिपोर्टेशन का काम किया जा रहा है, और पुख्ता तरीके से इस बार इनको वापस भेजा जा रहा है। जब से दिल्ली में आप देखें नई गवर्नमेंट रिफॉर्म हुई है रेखा गुप्ता के नेतृत्व में, और उन्होंने गृह मंत्री से बात करने के बाद कड़ा संदेश दिया है कि कोई भी ना तो इलीगल गतिविधि करेगा, ना तो यहाँ पर इलीगल अपना कोई भी घर बनाएगा, और इस तरह के कोई भी जो गैर प्रवासी भारतीय हैं उनको यहाँ पर नहीं रखा जाएगा जो अवैध रूप से यहाँ पर रह रहे हैं। साथ ही साथ और भी फॉरेन्स जो हैं उन पर भी नजर है, लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठिए जो हैं उन पर बड़ी निगरानी रखी हुई है, और इन आंकड़ों में और ज्यादा तेजी से जो है बढ़ोतरी होती दिख रही है। इसके साथ ही मुकेश, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर किन नियमों के तहत उनको डिपोर्ट किया जाता है और उसकी पूरी प्रक्रिया क्या है, एक बार हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल कृतिका, जो सेक्शन के तहत है, आईपीसी का एक सेक्शन है, उसके तहत इनको यहाँ से डिपोर्ट किया जाता है, और पहले इनको FRRO पर ले जाया जाता है, जो फॉरेंसिक यूनिट है वो वहां पर इनका वेरिफिकेशन करती है, दस्तावेजों की जांच करती है। वापस आएंगे मुकेश, लेकिन इसी बीच सीधा रुक करते हैं एम्स की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, आइए सीधा चलते हैं। And there will be other people joining us, Dr. Manjari, Dr. Amboj, as well as some people from the forensic department. We are waiting for them. So meanwhile, we can start. They'll start with a brief presentation, and then you can ask your questions. Right? Thank you, sir. We have presentation also. We have some presentation. No. No. You can talk. No. So question is let them ask question, na.
Directly, sir, would you like to brief? We all are aware about the COVID. The first time originated in December 2019, and then within 2-3 months, almost covered entire world. So within 3 months, a very fast propagation of COVID, irrespective of all measures, including lockdown. Then this vaccination came, and vaccination in our country we started from the 16th of January 2020. We started on 16th. In many countries like US and other countries, other European countries, they started in the month of December 2020, and we started on 16th January 2021. So we started on January 21, 16 January. Various the platform you are using for the vaccine, we all are aware, like messenger RNA. First time in human being we are using messenger RNA technology as a vaccine. Then in our country, 2 main vaccine, Covishield and Covaxin. Covaxin is completely indigenous vaccine developed here by ICMR and Bharat Biotech. All the clinical trials done here in this country, phase 1, phase 2, phase 3, including preclinical trial. Then Covishield, another vaccine, majority of us we received Covishield, developed by AstraZeneca and Oxford University, and clinical trial conducted in 3 countries, Brazil, UK and South Africa, and they published in the Lancet. So different vaccine efficacy, like for Covishield, vaccine efficacy was 62.1. This was the vaccine efficacy. If with the 2 doses 4 weeks apart, then there were some study that if we were increasing this duration from 4 weeks to 8 weeks or 12 weeks, then there will be effectiveness will increase. So the increases even in our country increases. So this is the overall background. Currently, there are 37 vaccines already approved by various regulatory authority. Even WHO has approved around 12 vaccines. And majority of these vaccines are on different technology. If you see like Covaxin, it's an old technology, whole virion killed. Then Covishield, they are using a vector that is your adenovirus. In Covishield, they are using chimpanzee adenovirus and spike protein they are using. So the antibodies they are producing against the spike protein. The other vaccine, like in our country, was this Russian vaccine. What was the name? Sputnik. Almost the same principle. The difference was only like this adenovirus was human adenovirus. So different technology we are using. So this is the current situation of the vaccination. More than 13 billion doses have already been administered all over the world. There are countries like, if you see the US, they have just vaccinated, completed 4th dose. Anybody above 6 months of age, if you see the CDC recommendation, anybody above 6 months of age must get a vaccine before the 2024 winter season with the latest variant, that is the genuine variant. So already they have inoculated. This is the recommendation by CDC. If you see the WHO recommendation, WHO also recommending even today that everybody 6 months and above must get vaccine with the newer variant. So this is all about the vaccine. You can ask question. We are ready to answer. Thank you. Sir, so the main question here, और हिंदी में भी आप बताइएगा, क्यों अभी भी वैक्सीन को लेकर तो पहले वाला हिंदी की तो जरूरत नहीं थी ना? क्यों बोल दीजिएगा थोड़ा इसमें ही। सर, वैक्सीन को लेकर अभी भी लोगों में ये भ्रम है कि कहीं ना कहीं उसका हार्ट अटैक से जो लिंक है वो बार बार दोहराया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? और अब आप देख रहे हैं अभी कर्नाटक में हासन में जहां पर 22 लोगों की मौत हुई है, वहां के मुख्यमंत्री कह रहे हैं वैक्सीन की वजह से है। तो इसके पीछे क्या और कारण आपको लग सकते हैं, हो सकते हैं? क्या ये वैक्सीन की वजह से हो रहा है? क्या आप कुछ इस पे कार्डियक है तो हमारे यहाँ कार्डियोलॉजी के प्रोफेसर हैं तो आंसर देंगे, फिर मैं कुछ ऐड ऑन कर दूंगा उसमें। So I would just like to say that
So this is a very important topic and it has been in news for quite some time. There are young people who are dying suddenly or who are having heart attack, etc. So then there's an always issue comes and what is the cause. So many of these things, they are known from the past, from medical knowledge known, that the sudden arrest which occurs in younger persons, they have often different causes as compared to sudden arrest which occur in the older persons. So in younger persons, there are two kind of diseases or disease group we should be aware of. One are the rhythm problems. The rhythm problem, the heart structurally is all right, but they have some rhythm problem. Microscopically, the cells have got problem in their channels, and that sometimes leads to irregular heartbeat, and that irregular heartbeat leads to cardiac arrest, and the person can suddenly die. So that is a very well-known thing. This includes like Brugada syndrome, QT, prolongation, other channelopathies. So those things are there. So then another important group where there is a structural heart disease in younger persons, and that is called hypertrophic cardiomyopathy. So there the muscle of the heart becomes thickened, and the person otherwise may be all right, but again the heart is prone to go into different rhythm problems, and a person can have sudden cardiac arrest. So this is in the kind of young athletes, etc., and that age group. This is a little commoner thing, and this is picked up after the suppose autopsy is done. Then this will be picked up because the heart muscle will be found to be thickened. So that is another cause. Then in the older persons, we are all aware that is the classical heart attack, where basically there are plaques in the coronary arteries, which are small arteries supplying blood to the heart muscle itself, and those plaques, they rupture, and on the top of that rupture, thrombus forms, and that thrombus leads to sudden occlusion of the blood flow to the muscle, and then the person gets a classical heart attack, that you get chest pain in the center of the chest, crushing pain, and then sweating, nausea, vomiting, giddiness, etc., and the person can die because of again rhythm problems. So although all these categories, they lead to sudden cardiac arrest leading to death, and it's very dramatic, but the causes are different. So this is one important thing. Then comes the issue of the why it is being reported more now. It seems to be more. So it's not only the disease, but other factors may also be responsible. Like following COVID, at least clearly two important things came around very prominently. One was the focus on health. That had come. The focus on health was much less earlier on. The channels, etc., were more focused on entertainment, news, other things were there. But focus on health has definitely become increased after COVID. That is one thing. Second is that the use of the social media, especially WhatsApp group, that has become very increased during COVID, because in COVID we were not able to meet like this. We were all alone, and so the best was to join a WhatsApp group, and then we were in touch with everybody. So that kind of thing. So that leads to immediate spread of news. The news become very viral immediately. Suppose there is a sudden death somewhere, and then the news. Not only just the printed news, but also videos. Now everyone, earlier people were not having even cameras, forget about video camera. Now everyone is having not only camera but also video camera, and things are being recorded, and things are being put on WhatsApp social groups, and they get spread very quickly. So this may be another reason why the news is coming more, people are being aware of this thing. So that is another factor. Then is the final the aspect about the COVID vaccine. Now the COVID vaccine, whether it led to some rare side effect, see, it is not a common side effect. This has been studied, the vaccines were studied very well, and the follow-up was done. So soon after vaccination, there was no significant increase in any side effects. What we are talking about is that very small, let's say 0.001 increase, if it is there, then over the population it will show up. And then it can be. So that is extremely small, and that will be negligible in compared to the benefits which is caused by the vaccine. So that is one thing. Secondly, the complication here is that vast majority of population was vaccinated. So there is no comparative group. Everyone was vaccinated. So we don't have a तो दिल्ली एम्स की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में एक स्टडी सामने आई थी आईसीएमआर और एम्स की तरफ से, जिसमें कहा गया था कि अचानक जो युवाओं में हार्ट अटैक के मामले सामने आ रहे हैं, उससे जो वैक्सीन लगी है कोविड-19 की, उनसे कोई लेना देना नहीं है, कोई लिंक नहीं है इनका आपस में। और इसी को लेकर तमाम जानकारी भी एम्स की तरफ से दी जा रही थी। नजर इस पर रहेगी, लेकिन इसी के साथ तमाम अन्य खबरों का भी रुख कर लेते हैं न्यूज पंच के जरिए।
और इसी के साथ अगली महत्वपूर्ण खबर, जहां आपको बता दें कि अगर आप भी तेज गति में यानी कि तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते हैं या फिर सड़क पर स्टंट करते हैं तो अब सावधान हो जाइए। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक ऐसा अहम फैसला सुनाया है जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। जी हां, रोड एक्सीडेंट और बीमा से जुड़े हुए मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत ने साफ कहा कि अगर कोई लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए दुर्घटना का शिकार बनता है और उसकी जान चली जाती है तो बीमा कंपनियां उसे पैसे देने के लिए बाध्य नहीं है। कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए यह अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद उन लोगों को सुधर जाना चाहिए जो आए दिन रील्स के चक्कर में स्टंटबाजी करते हैं और साथ ही तेज स्पीड और लापरवाही भरी ड्राइविंग से भी आपको बचना चाहिए। करेंगे संवाददाता से चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं सुप्रीम कोर्ट का ये अहम फैसला। तो लापरवाह ड्राइवरों को सावधान करने के लिए महत्वपूर्ण खबर, और ये बुरी खबर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जहां सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये अहम फैसला सुनाया है और कहा है कि खुद की गलती से अगर एक्सीडेंट होता है तो मुआवजा आपको नहीं मिलेगा। ये बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है। बीमा कंपनियां मुआवजा देने के लिए बाध्य नहीं है अगर ड्राइवर की गलती से या लापरवाही से एक्सीडेंट हुआ है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजे की जो मांग वाली याचिका थी उसको सीधे तौर पर खारिज कर दिया है। दरअसल एक व्यक्ति के घर वालों ने 80 लाख का मुआवजा इंश्योरेंस कंपनी से मांगा था, बीमा कंपनियों से, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के 23 नवंबर के फैसले को भी बरकरार रखा। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने मुआवजे की मांग को ठुकरा दिया था। इसके साथ ही कर्नाटक हाईकोर्ट में आखिर ये पूरा मामला क्या था वो भी आपको बताते हैं। 18 जून 2014 का ये पूरा मामला है, जहां एनएस रविशा परिवार के साथ कार से जा रहे थे और आरोप है कि उसने तेज रफ्तार से गाड़ी उस दौरान चलाई, ट्रैफिक नियमों का भी उल्लंघन किया और साथ ही गाड़ी पर से कंट्रोल खो दिया, जिसके बाद में और कार पलट गई। रविशा को दुर्घटना में चोटें लगी, जिसके बाद में उनकी मौत हो गई। घर वालों ने बीमा कंपनी से 80 लाख रुपए का मुआवजा मांगा, जिसके बाद में पुलिस की तरफ से दावा किया गया कि रविशा की लापरवाही से ही ये हादसा हुआ है, दुर्घटना हुई है। मोटर एक्सीडेंट्स क्लेम ट्रिब्यूनल ने मुआवजे की मांग को ठुकरा दिया। ट्रिब्यूनल की तरफ से कहा गया कि रविशा खुद दुर्घटना के लिए जिम्मेदार है और इसलिए उसके परिवार वाले मुआवजे के अधिकारी नहीं है। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ घर वालों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना यही फैसला सुनाया और कहा कि फैसले में दखल देने का कोई औचित्य नजर नहीं आता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास सारथी इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। विकास, काफी महत्वपूर्ण फैसला है और खास तौर पर जो लोग स्टंटबाजी करते हैं, तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते हैं, लापरवाही के जरिए ड्राइविंग करते हैं, उनके लिए खास तौर पर ये खबर है कि अगर आप ऐसे करते हुए दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, किसी हादसे का शिकार होते हैं और आपकी जान चली जाती है, मौत होती है, तो आपके परिवार को मुआवजा नहीं दिया जाएगा। लोगों के लिए एक चेतावनी है जो इस तरह से ड्राइविंग करते हैं, चाहे शराब पी करके या रैश ड्राइव करते हैं। सुप्रीम कोर्ट 2009 में भी ये बात कह चुका था कि अगर आप इस तरह से ड्राइविंग करते हैं जिसमें ये पाया जाता है कि आप गैर जिम्मेदाराना तरीके से गाड़ी चला रहे थे, ट्रैफिक नियमों का वायलेशन कर रहे थे या किसी शराब या अन्य नशे के प्रभाव में गाड़ी चला रहे थे, तो बीमा कंपनी के पास ये पूरा अधिकार है कि वो आपके क्लेम की मांग को ठुकरा दे। यही दोबारा कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले पर मोहर लगाते हुए कहा है कि इस मामले में जिसमें 80 लाख रुपए का एक मुआवजा मांगा गया था मृतक के परिवार की ओर से, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने ये पाया कि खुद रैश ड्राइविंग की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ, उससे पहले उन्होंने ट्रैफिक नियमों का भी पालन नहीं किया। ये सारे जो तथ्य थे, इनको देखते हुए अगर बीमा कंपनी उनकी मांग को ठुकराती है तो ये पूरी तरह जायज है और आप बीमा कंपनी के खिलाफ इस तरह से क्लेम नहीं कर सकते। तो ये एक सबके लिए, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं खासतौर से रील के प्रभाव में रैश ड्राइविंग एक बहुत कॉमन चीज हो गई है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता है इस बारे में कि अगर उनके साथ कोई इस तरह की दुर्घटना हो जाती है जिसमें उनकी मौत हो जाए या परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाए तो उनको बीमा कंपनी 1 रुपया तक भी नहीं देगी अगर इस तरह की कोई बात पाई जाती है, और कोर्ट से भी उनको कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि जो बीमा कंपनियां पहले ही आपसे डिक्लेरेशन लेती हैं कि आप शराब के प्रभाव में अगर ड्राइविंग करते हैं तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा, या आप खुद अपने नेग्लिजेंट ड्राइविंग या रैश ड्राइविंग की वजह से हादसे का शिकार होते हैं तो भी बीमा कंपनी आपके क्लेम की मांग को ठुकरा सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट का इस फैसला इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि लोग इसको लेकर के जागरूक हों और इस तरह शराब पी करके या रैश ड्राइविंग से उन्हें पूरी तरह बचना चाहिए, क्योंकि उनको ऐसी स्थिति में
किसी भी तरह का कोई क्लेम नहीं मिलेगा जी। एक्सीडेंटल क्लेम की बात छोड़िए, आप जो आमतौर पर टर्म इंश्योरेंस जो लिया जाता है उसमें भी कंपनियां कई बार इन्हीं कारणों के चलते क्लेम को रोक देती हैं। तो लोगों को सजग होने की जरूरत है और इस फैसले से ये उम्मीद की जानी चाहिए कि ये बात लोगों को समझ में आएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस खबर से जुड़े, यानी कि कुल मिलाकर अगर कोई भी व्यक्ति लापरवाही के साथ या तेज रफ्तार से अपनी गाड़ी चलाता है और इस दौरान हादसे का शिकार होता है तो अब उसके परिवार वालों को मुआवजा नहीं मिलेगा। और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो ये अहम फैसला सुनाया गया, ये काफी महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो अब अगर आप भी ड्राइविंग करते हैं तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप ड्राइविंग करते समय ध्यान रखें कि लापरवाही ना हो, तेज रफ्तार ना हो, नियमों का उल्लंघन ना हो, क्योंकि अगर इस दौरान आप हादसे का शिकार होते हैं तो आपके परिवार वालों को आपको मुआवजा नहीं दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला काफी खास और काफी अहम है कई मायनों में। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज़ वन से मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।